हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने देख लिया होगा कि बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने ये न्यूज़ जो है वो पब्लिश कर दी है। जो यूट्यूब पे न्यूज़ पोर्टल्स हैं उन्होंने भी ये अपडेट दे दिया है कि जो 3 मेंबर की कमेटी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का जो स्कैम है या इसमें कोई धांधली या इस किस्म की चीज़ तो नहीं हुई है, उसको चेक करने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अपना रिकमेंडेशन ये दिया है कि ये एग्ज़ाम जो है वो स्क्रैप हो जाना चाहिए और फर्दर अब ये किसी और एजेंसी के पास जाएगा, चाहे एसीबी के पास जाए, चाहे सीबीआई या जिस किसी के पास भी जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी आपसे दोबारा कहता हूँ। जो बच्चा श्योर शॉट 1200 में था, जो बच्चा 7200 में था और जो बच्चे इस एग्ज़ाम में 7200 की लिस्ट में भी नहीं आए, उन तमाम बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनको छोड़ के जिसने इसमें स्कैम किया या ये प्रॉब्लम क्रिएट की जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, उनको छोड़ के मैं बाकी बच्चों से ये कह रहा हूँ कि ये इस टाइम हमें खुश नहीं होना चाहिए कि पहले मेरे 60 या 70 मार्क्स थे, चलिए मुझे एक और मौका मिल गया, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे तो मौका मिल गया, ये बड़ी बात है। क्योंकि अगर वो बच्चे नहीं पकड़े जाते, वो लोग जो इसमें मुलव्विस हैं, जिनकी वजह से इतने बच्चों की मेहनत जो ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे थे और ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दिया, ऑनेस्टी से चाहे उनके कितने भी नंबर आए, उन तमाम बच्चों का टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि जब तक आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है, आप किसी दूसरी चीज़ में, है ना, जब तक इस एग्ज़ाम का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, आप दूसरे एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोच पाएंगे। ठीक, तो उन लोगों का, उन बच्चों का आइडेंटिफाई होना, उनका पकड़ा जाना, उनको पनिशमेंट मिलना, जितना भी एज़ पर रूल जो है उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाने चाहिए, उन्हें एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, चाहे ये एग्ज़ाम हो, एसएसबी का कोई और एग्ज़ाम हो, पीएससी का एग्ज़ाम हो। मतलब कि मेरे हिसाब से तो ऐसे इंसान को गवर्नमेंट जॉब करने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि वो जिस भी ऑफिस में जाएगा वहाँ वो जिस मेथड से उस चेयर पे बैठा है उसी मेथड को वो आगे वहाँ से चलाता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उन बच्चों का आइडेंटिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों का आइडेंटिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको पनिशमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे हिसाब से जिस भी एजेंसी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए दिया गया था, तो मुझे लगता है उसको भी चेंज करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसी एजेंसी है जिसका रिकॉर्ड पास्ट में सही नहीं है, उस पर बहुत एलिगेशन हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि अगर हम इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतनी ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो हमें इनको एसएसबी को इस बार एजेंसी भी चेंज करनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए, कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी उसी से प्रोसेस आगे चलेगा। हम अपना क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ बच्चे इस पक्ष में थे कि बच्चों को एलिमिनेट करो, कुछ इस पक्ष में थे कि री एग्ज़ाम करो। अब री एग्ज़ाम के लिए बोला गया है, जो भी चीज़ है अभी तो स्क्रैप हुआ है, फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होंगी, वो रिपोर्ट की कॉपीज़ जब पब्लिक होंगी तो उसको भी देख के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप और मैं और सभी बच्चे, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ इस रिक्रूटमेंट के लिए नहीं, बल्कि फर्दर फ्यूचर में भी जो रिक्रूटमेंट्स होंगी, और उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे ऑनेस्टी से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं। अगर कोई बच्चा रह भी जाता है, वो बेचारा दोबारा से मेहनत करता है। अब आप उन बच्चों का सोचिए कि जो 2018 में चाहे रिटर्न में मार्जिनली आउट हो गया, चाहे वाइवा में मार्जिनली आउट हो गया, उसने कितनी मेहनत की होगी। और खुशनसीबी मैं कहूँगा मेरी भी और मेरे जैसे बहुत से लोगों की, कि 5 साल के स्पैन में ये रिक्रूटमेंट दोबारा आई और 1200 जो है सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट आई, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब मेहनत करने वाले बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, अब जो भी चीज़ है, टाइम वेस्ट हो गया, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप इस एज में होते हैं तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, इसके साथ साथ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा इलीगल मींस से, करप्शन से इस पोस्ट को जो है हासिल करता है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो फर्दर क्या करेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे इंसान से जो चोरी करके, करप्शन करके कहीं पे जाता है, सब इंस्पेक्टर बनता है या कोई और ऑफिसर बनता है, क्या वो उस ऑफिस में जो सर्विस उसे करनी है, क्या वो ऑनेस्टी से वो सर्विस कर पाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जहन में एक बात बन चुकी है कि मैं इस तरह आया हूँ और मैंने फर्दर भी यही करना है। अब प्रॉब्लम उन बच्चों के है जो बच्चे मेहनत करते हैं और बाकी कोई उनके पास रास्ता नहीं है। ठीक है, जो चोर है, डकैत है, उसे तो पता ही है कि मेरा वैसे भी कोई चांस नहीं था। अब अगर वो बच्चे दोबारा एग्जाम में बैठ गए, फिर तो इस पूरे प्रोसेस का क्या फ़ायदा है?
तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये खुश बाद में होइए, चाहे आपके 50 नंबर हैं, 60 हैं, 70 हैं, कितने भी नंबर हैं, आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आपने बोला कि चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे एक और चांस मिल गया। चांस मिलने की खुशियाँ बाद में मनाइए, सबसे पहले इस चीज़ पे आवाज़ उठाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये आपकी मेहनत पे, आपके लक पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मेहरबानी करके अगर आप पहले 70 to 100 में भी नहीं थे, अब ये खुशी मत मनाइए कि मुझे दूसरा चांस मिला। आप चाहे वो किसको बिठाएं, क्या करें क्या नहीं बिठाएं। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है आप सभी से और एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसबी से, कि ये जो 33 का मसला है, 30 से 33 तक जो बच्चे आपने अलाउ किए हैं, अब अगर दोबारा जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही इस मसले को हल करें, क्योंकि उसके बाद और स्टे होगा और टाइम वेस्ट होगा। अब सभी बच्चे जो हैं वो मतलब 28 वाला बच्चा 29 में पहुंचेगा, 29 वाला 30 में, 30 वाला 31 में, ये और उनका बेचारों का टाइम वेस्ट होगा। और जब आपका कोई गोल होता है कि मुझे यही एग्ज़ाम देना है, मुझे इसी पोस्ट के लिए पढ़ना है, तो जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता आप फोकस नहीं कर पाते किसी और एग्ज़ाम पे। इसलिए मेरे हिसाब से, और हम सबको इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है 30, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट दे के उसे बोलना चाहिए कि चलिए अगर आप 31, 32 या 33 के हैं आप भी, या तो फिर अलाउ करो सबको जितने भी 33 तक हैं। वरना जो इस बार जिन्होंने दिया है 30 से 33 तक, प्लीज़ उस मसले को भी एग्ज़ाम से पहले ही हल करो। ठीक है, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, और ये अपने लिए आपने बात करनी है। ठीक है, और आने वाले उन बच्चों के लिए जो आप जैसे मेहनत करके एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को आप सोचिए, समझिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस चीज़ पे बात करना, और उन बच्चों का आइडेंटिफाई होना, उन लोगों का आइडेंटिफाई होना जिन्होंने इतने बच्चों का टाइम वेस्ट किया, इतने बच्चों का, कितने ही बच्चे डिप्रेशन में हैं, कितने ही बच्चे परेशान हैं, है ना। इतने साल हमने मेहनत की और फिर देखो क्या हो गया। बहुत प्रॉब्लम होती है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, फ्रस्ट्रेट हैं बच्चे। ठीक है, ये बहुत हार्ड टाइम है, इतना डिफ़िकल्ट टाइम है हम सब के लिए। इसलिए अगर अब ये चीज़ हो रही है तो इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ पे बात कीजिए और उन लोगों को आइडेंटिफाई करवाइए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, ठीक है, एज रिलैक्सेशन पे आपने प्रेशर डाला तो एज रिलैक्सेशन मिल गई, आपने एग्ज़ाम इसका रिपोर्ट ये पब्लिश हो जाए, बोला जाए टाइम बहुत जा रहा है तो रिपोर्ट भी आ गई। ठीक है, री एग्ज़ाम के लिए बोला, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दोनों हैं, री एग्ज़ाम वाले भी हैं, बच्चों को एलिमिनेट करने वाले भी। अब रिपोर्ट में आ गया जो, तो इसलिए हम बात करेंगे तो कहीं तक बात पहुंचेगी और इस बारे में सोचेंगे। तो प्लीज़ इस पर बात कीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।